हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा सब टॉपिक है इलेक्शंस इन इंडिया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट assemblies are held on the basis of which principle। किस प्रिंसिपल के आधार हमारे लोकसभा का इलेक्शन एंड राज्य विधानसभा का जो इलेक्शन होता है वो हो रही है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल। यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल क्या होती है। देखिए, इलेक्शंस इन इंडिया आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि मीनिंग एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया का सारे सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स और एबव, 18 साल से ज़्यादा जो हैज द राइट टू वोट, उनके पास अधिकार है कि वोट वो दे सकते हैं। सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन, और उन उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और किन किन लोगों को, जो कि नॉन रेसिडेंट्स, जहाँ पर चुनाव हो रही है वहाँ पर वो नहीं रहते हैं, या फिर क्राइम आपराधिक मामले में वो जुड़ा हो, अनसाउंड माइंड यानी कि मानसिक विकृति उस उनका हो, या फिर करप्ट प्रैक्टिस वो कर रहा हो। इस स्थिति में जो कोई भी व्यक्ति जुड़ा है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। बाकी जो सिटीजन है इंडिया का, उनका अगर 18 वर्ष हो जा रही है एज, और 18 वर्ष से ज़्यादा हो रही है, तो उनको अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत वोट देने की अधिकार रहती है लोकसभा एंड राज्य विधानसभा के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू वोट इन इंडिया। भारत में वोट देने के लिए मिनिमम एज क्या है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 साल। मिनिमम एज क्या है, ये है 18 साल। यानी 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। 21 साल से 18 साल कर दिया गया। किस अमेंडमेंट के दौरान? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान, जो 1988 के एक्ट के तहत हुआ था। ठीक है ना। अब हमारा जो एलिजिबल एज है वो क्या है, 18 ईयर्स है। एंश्योरिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बहुत सारे यूथ का पार्टिसिपेट हो, इसको निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिस दौरान हमारा मिनिमम एज क्या रखा गया, 18 साल रखा गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। ए सिटीजन कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम वोटिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ, यानी कि एक सिटीजन को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है किस आधार पर। ऑप्शन देखिए और इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो सारे आधार दिए गए थे, जैसे कि अनसाउंड माइंड, नॉन रेसिडेंस, कॉन्विक्ट फॉर क्राइम और इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ इन करप्ट और इलीगल प्रैक्टिसेस। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालीफाइज, हमारा संविधान उनको डिस्क्वालीफाई कर देता है ए वोटर, वोटर के रूप में किस आधार पर? नॉन रेसिडेंस, यानी कि वो वहाँ पर बासिंदा ना हो। अनसाउंड माइंड, यानी कि विकृत मानसिकता वाले लोग। कॉन्विक्शंस फॉर क्राइम, यानी कि अपराध मामले में वो जुड़ा हो, उसमें दोषी साब्यस्त हो। साथ ही साथ इन्वॉल्वमेंट इन करप्ट, यानी करप्शन में और इलीगल प्रैक्टिस में अगर वो जुड़ा हो, तो उन आधार पर उस वोटर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और यह संविधान
करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, लोकसभा इलेक्शंस आर नॉर्मल हेल्ड एवरी, यानी कि लोकसभा इलेक्शन जो होती है नॉर्मली कितने साल बाद होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 years, यानी कि आर्टिकल 83(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट लोकसभा कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम इट्स फर्स्ट सीटिंग अनलेस डिजॉल्व अर्लियर, यानी कि आर्टिकल 83(2), इसमें हमारे संविधान में यह बताया गया है कि लोकसभा तब तक कंटिन्यू रहेगा, यानी कि 5 साल पूरा होने तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना, जब तक कि कोई विशेष स्थिति ना हो, उससे पहले कि उसे उसे डिजल्व यानी कि भंग न कर दिया गया हो, ठीक है ना। जो कार्यकाल नॉर्मल कितने साल है, 5 साल, 5 साल के बाद नॉर्मल इलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु हैज द पावर टू डिजॉल्व द लोकसभा बिफोर 5 years, यानी किसके पास ये पावर होता है कि लोकसभा को 5 साल पूर्ण होने से पहले वो डिजॉल्व यानी कि भंग कर सकते हैं, किसके पास ये पावर होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा अर्लियर इफ द गवर्नमेंट लॉस्ट मेजोरिटी एंड नो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इज अवेलेबल, यानी किस आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। पहला, जब गवर्नमेंट मेजोरिटी खो जाती है, ठीक है ना, एंड अल्टरनेटिव गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं रहती है, उस सिचुएशन में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज मस्ट बी हेल्ड विद इन हाउ मैनी मंथ्स आफ्टर डिसोल्यूशन, अगर लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा भंग हो जाती है, ठीक है ना, भंग होने का कितने समय बाद नया चुनाव होती है। ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 months, यानी कि 6 महीने के भीतर नया चुनाव होती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट इलेक्शंस मस्ट बी कंडक्टेड विद इन 6 months ऑफ द डिसोल्यूशंस ऑफ द लेजिस्लेचर्स, यानी 6 महीने के भीतर अगर ये जो लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर नया इलेक्शन होना चाहिए, ये मैंडेट कर रही है हमारा संविधान, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आज इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास नंबर 42 वीडियो है। आप प्रीवियस क्लासेस जरूर देखिए, जिनमें हम इंडियन पॉलिटिक्स के सारे सब टॉपिक को हम कवर किए हैं, जितने सारे भी, जैसे गवर्नर और बहुत सारे, आप जरूर देखिए, जो आप प्लेलिस्ट में उसे पा सकते हैं, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम दिए हैं, या फिर इसका पीडीएफ में आप पा जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु अनाउंसेस द इलेक्शन शेड्यूल इन इंडिया, इंडिया का जो इलेक्शन शेड्यूल होती है उसका उसका जो शेड्यूलेशन कौन अनाउंस करती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्शन कमीशन, यानी कि ये जो समय धार्य करती है, करा जाता है, कौन करता है, इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव आयोग ये करता है, ठीक है ना। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI announces elections schedules usually through a press conference a few weeks before formal process begin, यानी कि फॉर्मल प्रोसेस जारी होने से पहले कुछ सप्ताह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इलेक्शन कमिश्नर इस तरह अनाउंसमेंट करते हैं और इसका समय धार्य करते हैं, शेड्यूल करते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, व्हाट इमीडिएटली कम्स इनटू इफेक्ट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने के बाद इमीडिएटली क्या जारी होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी होती है। यानी यानी कि एमसीसी ऑल दो नॉन स्टेट्यूटरी, यानी कि ये कानून द्वारा नहीं बना गया है, ठीक है ना। कम्स इनटू इफेक्ट इमीडिएटली, ये इफेक्ट कब, यानी कोड ऑफ कंडक्ट इमीडिएटली जारी होता है कब, इलेक्शन जब शेड्यूल हो जाती है, अनाउंस्ड टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये इसलिए अनाउंस होता है, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट मॉडल इसलिए जारी होता है ताकि ये जो चुनाव ये स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से हो सकता है, सके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, एमसीसी इज ये, यानी कि एमसीसी क्या होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉन स्टेट्यूटरी गाइडलाइंस। ये एक प्रकार के गाइडलाइन होता है, यानी कि कानूनी रूप से नहीं बनाया गया है, इसे इंस्टेंटली राजनीतिक दल से बनाया गया है। जैसे कि एमसीसी इज नॉट लीगली बाइंडिंग, ये लीगल आइन रूप से बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। बट इज एनफोर्स्ड, यानी कि जारी रहती है। कौन जारी करता है, बाय इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसे जारी करा जाता है। पर क्यों, टू रेगुलेट पॉलिटिकल कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम कैसे राजनीतिक कंडक्ट को नियंत्रण किया जाएगा उसको एंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन इसे जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मल इलेक्शन प्रोसेस। फॉर्मल इलेक्शन प्रोसेस में क्या, फॉर्मल इलेक्शन प्रोसेस में क्या जारी रहती है, यानी कि उसको किस तरह डिसाइड किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। फॉर्मल इलेक्शन प्रोसेस में पहला बिगिनिंग कैसा होता है, क्या होता है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोटिफिकेशन ऑफ बाय इलेक्शन कमीशन, यानी कि अधिसूचना जब जारी होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा तब फॉर्मल इलेक्शन जारी होने का यानी कि शेड्यूल डेट मिल जाता है। यानी कि द फॉर्मल प्रोसेस बिगिंस, फॉर्मल प्रोसेस कब जारी होती है, विद द नोटिफिकेशन कॉलिंग अपॉन वोटर्स टू इलेक्ट मेंबर्स, यानी कि वोटर को कौन सा प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार मिलता है, उस तरह का जो नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन के आधार पर फॉर्मल प्रोसेस जारी होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु इश्यूड द नोटिफिकेशंस फॉर लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शन के लिए कौन नोटिफिकेशन जारी करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेसिडेंट। कौन ये जारी करते हैं, प्रेसिडेंट जारी करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट इश्यू नोटिफिकेशन फॉर लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन कौन जारी करते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है ना। वाइल गवर्नर इश्यू देम फॉर स्टेट असेंबली इलेक्शंस। राज्य विधानसभा इलेक्शन के लिए कौन जारी करते हैं ये नोटिफिकेशन, गवर्नर करते हैं। और लोकसभा इलेक्शन के लिए कौन इस नोटिफिकेशन को जारी करते हैं, प्रेसिडेंट जारी करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु स्क्रूटिनाइजेस द नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ कैंडिडेट्स। जो उम्मीदवार लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनके नामांकन पत्रों को कौन जांच करते हैं, जांच कौन करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवार का नामांकन पत्रों को जांच करते हैं, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रेस्पॉन्सिबल, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉर स्क्रूटिनाइजिंग नॉमिनेशन पेपर्स
ऑफ कैंडिडेट, उम्मीदवार का जो नामांकन पत्र होता है उससे जांच करने का जो काम है किसका है, जो निर्वाचन क्षेत्रों में उनका जो नामांकन पत्रों को जांच करने का काम किसका है, रिटर्निंग ऑफिसर का होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर स्क्रूटिनी कैन कैंडिडेट विद देयर नॉमिनेशंस, यानी कि नामांकन को एक उम्मीदवार अगर विड्रॉ करना चाहता है कितने दिन के भीतर वो बाहर कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 डेज, विद इन 2 डेज के भीतर वो बाहर कर सकते हैं। ठीक है ना, विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कैंडिडेट्स कैन विड्रॉ नॉमिनेशंस विद इन 2 डेज, दो दिन के भीतर वो अपना नाम को विड्रॉ कर सकते हैं नामांकन पत्र से। आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ द पेपर, पेपर का जो स्क्रूटिनी होता है, जांच होती है, लास्ट डेट के भीतर वो अपना नाम को बाहर कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द पेपर, यानी कि पेपर का जांच होने का 2 दिन के भीतर वो अपना नाम को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का मैक्सिमम जो कार्यकाल होता है ये कितना वर्ष होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 साल होता है, यानी कि लोकसभा कैन एग्जिस्ट फॉर मैक्सिमम 5 ईयर, ये कितने दिन तक रह सकता है, मैक्सिमम 5 साल के लिए रह सकता है, जारी रह सकता है। अनलेस डीजल अर्लियर अंडर स्पेशल कंडीशन, कुछ विशेष स्थितियों में अगर भंग नहीं होता है तो उनका कार्यकाल कितना साल रहती है, 5 साल रहती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द एमसीसी रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ, किसके बिहेवियर को एमसीसी रेगुलेट कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट, यानी कि एमसीसी किसके व्यवहार को रेगुलेट कर रही है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं यानी कि राजनीतिक दल और जो उम्मीदवार लड़ते हैं उनको ये रेगुलेट करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा वो रेगुलेट होती है। जैसे कि एमसीसी मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इज स्पेसिफिकली एम्ड एट guiding political parties and candidates to ensure free and fair elections, स्वतंत्र एंड निष्पक्ष इलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए एमसीसी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को गाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शंस टू लोकसभा, यानी कि लोकसभा का इलेक्शन करने के लिए कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 83, यानी कि देखिए व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स इलेक्शन टू द लोकसभा, ये लोकसभा का इलेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल रखा गया है, यानी कि आर्टिकल 83 में ये रखा गया है कि उनका कार्यकाल कितना होगा, प्रोवाइड लोकसभा कंटिन्यू फॉर 5 प्लस, यानी कि आर्टिकल 83 में उनका कार्यकाल के बारे में बताया गया है। पर जो उनका जो क्या इलेक्शन के बारे में जो प्रोविजन आर्टिकल 324 या 326 इनमें कंफ्यूज हो आप देख इसे रीचेक कर देना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, या फिर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। हु हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन ड्यूटी, यानी कि कौन उत्तरदायी रहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्शन कमीशन, यानी कि आर्टिकल 324 वेट्स रेस्पॉन्सिबल ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया,
ये किसके ऊपर नेक्स्ट है, कौन उत्तरदायी रहते हैं, किसका दायित्व है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दायित्व है। यानी कि आर्टिकल 324 यानी कि अनुच्छेद 326 ये निश्चित कर रही है कि ये दायित्व किन्हें दे रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे रही है। नेक्स्ट, द एमसीसी कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब प्रभाव में आती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये कब प्रभाव में आती है, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेट ऑफ शेड्यूल अनाउंस, यानी कि जब समय सूची अनाउंस हो जाती है तब एमसीसी जारी प्रभाव में आती है। यानी कि एमसीसी इज एनफोर्स्ड इमीडिएटली आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल। इलेक्शन शेड्यूल जब अनाउंस हो जाती है तब एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु कैन डिजॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा को कौन भंग कर सकते हैं इनमें से। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गवर्नर, यानी गवर्नर कैन डिजॉल्व द स्टेट असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर और इन केस वेयर नो पार्टी कैन फॉर्म ए मेजोरिटी। यानी ये दो स्थितियों में गवर्नर स्टेट असेंबली को भंग करते हैं। कौन सा, अगर चीफ मिनिस्टर उन्हें सलाह देते ये करने के लिए, या फिर अगर कोई भी पार्टी को मेजोरिटी वोटिंग नहीं मिलती है, मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिलती है, तब गवर्नर इसे भंग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द टाइम गैप बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एंड न्यू इलेक्शन कांट बी एग्जिस्ट, यानी कि अगर लोकसभा डिसोल्यूशन यानी भंग हो जाता है तो कितने दिन के भीतर एक नया इलेक्शन होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 मंथ, 6 महीने के भीतर एक नया इलेक्शन होना चाहिए। यानी कि इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स ऑफ डिसोल्यूशन टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी चल रही है ये जारी रह पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए 6 महीने के भीतर नया इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द रिटर्निंग ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय, रिटर्निंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन अपॉइंट्स ए रिटर्निंग ऑफिसर फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। जितने भी निर्वाचन क्षेत्र है हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हाट डॉज एमसीसी मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट प्राइमरली एम्स टू प्रिवेंट, यानी किसे रोकने का मुख्य लक्ष्य रखती है कोड ऑफ कंडक्ट। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉलिटिकल करप्शन ड्यूरिंग इलेक्शंस, यानी कि पॉलिटिकल करप्शन को रोकने के लिए इलेक्शन के टाइम कोड ऑफ कंडक्ट जारी होती है। यानी कि एमसीसी प्रिवेंट्स मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, यानी कि सरकार का जो मशीनरी सिस्टम है सरकारी तंत्र उसका दुर्व्यवहार ना हो इसे रोकने के लिए, एंड एंश्योर द लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल पार्टी, जितने सारे भी पार्टी चुनाव लड़ रही है सबके लिए समान लेवल तय करने एमसीसी सुनिश्चित करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच इलेक्शन बॉडी अनाउंस पोलिंग डेट, यानी मतदान का दिन कौन सा निकाय तय करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए कौन सा इलेक्शन बॉडी ये तय करते हैं, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्शन कमीशन,
यानी कि द इलेक्शन कमीशन सेट्स एंड अनाउंसेस द डेट ऑफ पोलिंग एंड काउंटिंग, यानी कौन सा दिन मतदान दिया जाएगा और कौन सा दिन जो काउंटिंग मतदान का जो वैलिड वोट वो काउंटिंग होगा, उसका जो डेट कौन तय करते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस नॉर्मली हेल्ड, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा का जो इलेक्शन होता है कितने साल के बाद होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 साल। लोकसभा की तरह स्टेट असेंबली ऑल्सो हैव 5 years टेन्योर, उनका कार्यकाल भी 5 साल होता है। ऑलवेज डिजर्व अर्लियर, यानी कि अर्लियर यानी कि इसके पहले अगर नहीं भंग होता है तो वो 5 साल के लिए ऐसे जारी रहती है, कंटिन्यूटी रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिजल्व लोकसभा, लोकसभा को भंग करने के लिए कौन प्रेसिडेंट को सलाह देती है यानी कि एडवाइस देती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल मिनिस्टर होते हैं वो उन्हें सलाह देते हैं। बेसिकली काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसका काउंसिल मिनिस्टर का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। उनकी सलाह पर, उनके एडवाइस पर प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग कर देते हैं यानी कि डिसोल्यूशन कर देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अप्लाइज टू, यानी कि ये जो मॉडल है कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये किसके ऊपर लागू होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, यानी कि सारे उम्मीदवार आ रहे और सारे राजनीतिक दल पर ये लागू होती है। यानी कि एमसीसी अप्लाइज इक्वली टू ऑल कॉन्टेस्टिंग पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, ये सारे कॉन्टेस्टिंग पार्टी के ऊपर लागू होती है और उम्मीदवार के ऊपर लागू होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु हैज द पावर टू एनफोर्स एमसीसी, किसके पास ये पावर होता है कि एमसीसी की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर सके, किसके पास ये पावर होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलेक्शन कमीशन, किसके पास ये पावर होती है, इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होती है। यानी कि इलेक्शन कमीशन हैज द अथॉरिटी टू एनफोर्स एंड मॉनिटर एमसीसी कंप्लायंस, यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास इसे जारी करने के लिए, इसे नियंत्रित करने के लिए अधिकार रहती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए वोटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य ग्राउंड नहीं है, आधार नहीं है जिसके तहत एक वोटर को डिस्क्वालिफाइड यानी कि उनको अयोग्य ठहरा जाए मतदान करने के लिए। जो कि सटीक उत्तर होगा क्या देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोर लिटरेसी लेवल्स, यानी कि पोर लिटरेसी लेवल इस आधार पर किसी को भी हम डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे एक मतदाता के हिसाब से। यानी कि लिटरेसी इज नॉट ए ग्राउंड, ये एक ठीक ग्राउंड नहीं है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। इंडिया फॉलो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को फॉलो कर रही है इरेस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशन लेवल्स। देखिए शिक्षा मामला में कौन ज़्यादा पढ़ रही है कौन नहीं पढ़ रही, उस आधार पर वोट देने का जो मतदाता का जो अधिकार क्यों करना ये नहीं होता है। ठीक है ना, ये एक मुख्य आधार नहीं होता है। बाकी जैसे कि नॉन रेसिडेंट्स, वो वहाँ का प्रवासी नहीं है या फिर विकृति मनोभाव वाला, विकृति चिंता वाला, मानसिक विकृति अगर उनका हो, वो वोट देने की अधिकार नहीं होती रहती है क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कि
कौन सटीक कैंडिडेट है। करप्शन, अगर वो व्यक्ति करप्शन में जुड़ा हो तो उनको तो भी करप्शन से जुड़ा हो तो उनको ये भी अधिकार नहीं रहते कि वो वोट दे पाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, द एमसीसी कम्स टू एन एंड, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट के कब खत्म हो जाती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट जब डिक्लेयर हो जाती है तब एमसीसी खत्म होती है, यानी कि एमसीसी रिमेन इन फोर्स तब तक जारी रहती है अंटिल द रिजल्ट डिक्लेयर, जब तक कि रिजल्ट डिक्लेयर ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लेस द रूल्स ऑफ वॉचडॉग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए कौन कौन सा निकाय वॉचडॉग मतलब प्रहरी की तरह काम कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन एक्ट एज वॉचडॉग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंश्योरिंग फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस, निष्पक्ष इलेक्शन और स्वतंत्र रूप से इलेक्शन, ये कौन सुनिश्चित करता है और कौन इसका प्रहरी की तरह इसे सुनिश्चित करता है, जो कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, what is the minimum period of political campaigns given to contesting candidates before the actual date of poll, यानी कि जब एक्चुअल डेट ऑफ पोल मतलब जब इलेक्शन तारीख घोषित किया जाता है उस तारीख से कितने दिन पहले वो जो कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े रहते हैं चुनाव लड़ते हैं उनको टाइम मिलता है कि वो अपना पॉलिटिकल कैंपेन कर पाए, कितने दिन उन्हें मिलता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 वीक्स, 2 सप्ताह उन्हें मिलता है वो अपने कैंपेनिंग कर पाए और लोगों को प्रभावित कर पाए विभिन्न आर्गुमेंट के दौरान, यानी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स गेट एटलीस्ट 2 वीक्स फॉर पॉलिटिकल कैंपेन, 2 सप्ताह उन्हें मिलता है पॉलिटिकल कैंपेन करने के लिए बिफोर द डेट ऑफ पोल एज पर इलेक्शन प्रोसीड्योर, इलेक्शन प्रोसीड्योर के दौरान डेट ऑफ द पोल, यानी कि जब इलेक्शन मतदान दिया जाता है मतदान का दिन घोषित होता है उस दिन से 14 दिन या फिर 2 सप्ताह पहले उन्हें कैंपेनिंग करने का अनुमति मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, हु डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर कंडक्टिंग वोट्स, यानी कि कौन ये तय करते हैं, कौन ये डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट अब ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, जितने सारा भी निर्वाचन क्षेत्र है प्रति निर्वाचन क्षेत्र का रिजल्ट कौन डिक्लेयर करता है आफ्टर काउंटिंग द वोट, वोट को वैध वोट को काउंटिंग करने के बाद कौन डिक्लेयर करता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर, कौन करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर ये करते हैं, यानी कि द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स आफ्टर काउंटिंग द वोट, वोट काउंटिंग करने के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, बिफोर कॉन्टेस्टिंग ए कैंडिडेट मस्ट सब्सक्राइब एन ओथ और affirmation as per which schedule of the constitution, यानी कि कॉन्टेस्ट चुनाव लड़ने से पहले, ठीक है ना, उम्मीदवार को कौन ओथ शपथ पाठ या फिर प्रतिज्ञा करने का जो प्रावधान रखा गया है हमारे संविधान में कौन सा शेड्यूल में रखा गया है, कौन सा सूची में रखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड शेड्यूल, यानी कि द कैंडिडेट मोस्ट टेक एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन,
यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जिस ऑफिसर को ऑथराइज किया जाता है, उन ऑथराइज्ड ऑफिसर जो थर्ड से हमारे संविधान का थर्ड शेड्यूल के तहत उन्हें शपथ पाठ दिलाते हैं, किससे? जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, यानी कि ओथ अफर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन कैंपेन? इलेक्शन कैंपेन का मुख्य पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन लिखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू परसुएड वोटर्स टू सपोर्ट कैंडिडेट्स एंड पार्टीज। यानी कि वोटर को परसुएड मतलब राज्य करना उनका लक्ष्य होता है। विभिन्न बहुत सारे क्या तार्किक युक्तियों के दौरान उनको राज्य किया जाता है कि ताकि वो उस उम्मीदवार को वोट दे सके, ठीक है ना। यानी कि ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स प्रेजेंट आर्गुमेंट टू परसुएड वोटर। यानी कि क्या होता है ना, इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, राजनीतिक दल होता है, एंड जो उम्मीदवार होते हैं, वो क्या करता है कि बहुत सारे आर्गुमेंट उनके पास रखते हैं, जिस आधार पर उस वोटर को राजी करते हैं कि हाँ जी हाँ, मैं सटीक कैंडिडेट हूँ, मुझे वोट दो। ये राजी करने का जो प्रक्रिया किस माध्यम से होती है, ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। The official campaign ends how many hours before polling closes? यानी कि वोट मतदान खत्म होने का बाद, ठीक है ना, सॉरी, मतदान खत्म होने के बाद कितने घंटे पहले जो ऑफिशियल कैंपेन चलती है उससे समाप्त कर दिया जाता है। कितने घंटे पहले मतदान खत्म होने का कितने घंटे पहले जो कैंपेनिंग चलती है, ऑफिशियल कैंपेन, उसे खत्म कर दिया जाता है। जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 48 आवर। देखिए, ऑफिशियल कैंपेन एंड्स 48 आवर बिफोर द पोलिंग एंड्स। यानी जिस दिन मतदान होगा उस दिन का जो 48 आवर से पहले, यानी कि जिस दिन मतदान हो रही है, मतदान खत्म होने का 48 आवर पहले क्या डिक्लेयर किया जाता है, ऑफिशियल कैंपेन समाप्त करने का डिक्लेयर होता है, ठीक है ना। पर क्यों? टू मेंटेन फेयरनेस एंड पीस, शांति बनाए रखने के लिए यह कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। व्हिच मेथड इज फॉलोड इन इंडिया फॉर वोटिंग? वोटिंग करने के लिए, मतदान करने के लिए हमारे भारत में किस पद्धति को अपनाई जाती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीक्रेट बैलेट। किस पद्धति को अपनाई जाती है? सीक्रेट बैलेट इस पद्धति को अपनाई जाती है। यानी कि इलेक्शंस इन इंडिया आर कंडक्टेड थ्रू सीक्रेट बैलेट टू एंश्योर वोटर प्राइवेसी। वोटर प्राइवेसी को सुनिश्चित करने के लिए सीक्रेट बैलेट इससे अपनाई जाती है, जो इलेक्शंस ऑफ इन इंडिया कंडक्ट करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। वेयर आर पोलिंग स्टेशन यूजुअल सेटअप? यानी कि हमारा जो पोलिंग मतदान केंद्र स्थापित होता है, सेटअप सेट किया जाता है कौन कौन स्थान से, किस किस स्थानों से उनका सेटअप किया जाता है मतदान केंद्र यानी पोलिंग स्टेशन का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, कम्युनिटी हॉल्स। यानी कि जितने सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जैसे कि स्कूल और सार्वजनिक की हॉल, यानी कि भवन रहती है, सार्वजनिक भवन, उनमें पोलिंग स्टेशन का सेटअप किया जाता है। यानी पोलिंग स्टेशन आर यूजुअली और जनरली अरेंज्ड कहाँ पर अरेंज होती है? स्कूल में, कम्युनिटी हॉल में। पर क्यों? पर इजी पब्लिक एक्सेस, इजीली पब्लिक एक्सेस करने के लिए इस तरह करा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए।
विद इन व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस शुड ए पोलिंग स्टेशन बी लोकेटेड फॉर एवरी वोटर। प्रति मतदाताओं के घर से कितने दूर मतदान केंद्र होना चाहिए ताकि वो वहाँ पर जाके वोट दे पाए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि 2 किलोमीटर। यानी कि इलेक्शन कमीशन एंश्योर दैट ए पोलिंग स्टेशन इज विद इन 2 किलोमीटर फॉर एवरी वोटर। प्रति वोटर के घर से यानी कि प्रति वोटर के घर से 2 किलोमीटर के भीतर पोलिंग स्टेशन होना चाहिए। ये हमारा इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वोटर्स ए पोलिंग स्टेशन शुड हैंडल। यानी कि जितने सारे पोलिंग स्टेशन है हर पोलिंग स्टेशन को कितने नंबर का वोटर को हैंडल करने का अधिकार मिला है, उनका यानी कि दायित्व मिला है, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1500 वोटर्स। यानी कि 1500 वोटर को हैंडल करने का दायित्व उन्हें मिला है। यानी कि ए पोलिंग स्टेशन इज नॉट अलाउड टू हैंडल मोर देन 15,000 वोटर्स। 1500 से अधिक वोटर को हैंडल करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलती है। 1500 से कम वोटर को हैंडल करने का उन्हें अधिकार मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, फॉर हाउ मेनी आवर्स मोस्ट ईच पोलिंग स्टेशन रिमेन ओपन ऑन पोलिंग डेज। क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया, फॉर हाउ मेनी आवर मोस्ट ईच पोलिंग स्टेशन रिमेन ओपन ऑन पोलिंग डेज। यानी कि जब मतदान दिया जाता है, जब जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन मतदान केंद्र को कितने घंटे के लिए ओपन खोला रखा जाता है मतदान के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 आवर। कितने घंटा के लिए रखा जाता है, 8 घंटा के लिए। यानी कि ईच पोलिंग स्टेशन रिमेन्स ओपन फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स टू अलाउ मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। इसे 8 घंटा के लिए खोला रखा जाता है ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो पाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु ऑथराइजेस ऑफिसर्स बिफोर होम कैंडिडेट मोस्ट टेक ओथ और अफर्मेशंस। कौन ऑथराइज कर रही है ऑफिसर को ताकि वो कैंडिडेट यानी कि जो भी उम्मीदवार लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनका अफर्मेशन कर पाए। कौन उन ऑफिसर को ऑथराइज करते हैं, जो कि सटीक उत्तर होगा हमारा इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग उनको ऑथराइज करते हैं। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑथराइज्ड ऑफिसर को ऑथराइज करते हैं पर क्यों, फॉर कैंडिडेट्स ओथ एंड अफर्मेशन के लिए, उनका शपथ पाठ या फिर प्रतिज्ञान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हाट इज फिक्स्ड सेपरेटली फॉर नेशनल इलेक्शंस ड्यू टू वास्ट साइज ऑफ इलेक्टोरेट। यानी बहुत विशाल आकार का जो इलेक्टोरेट होता है राष्ट्रीय इलेक्शन के लिए क्या फिक्स किया जाता है, व्हाट फिक्स्ड सेपरेट क्या का अलग अलग से सेपरेट किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। यानी बहुत सारे मतदाता जब हो जाती है उनको उनको मत सब कैसे मतदान दे पाए उसे सुनिश्चित करने के लिए क्या सेपरेटली फिक्स किया जाता है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेपरेट डेट ऑफ पोलिंग। यानी मतदान के लिए सेपरेट डेट तय किया जाता है। यानी पोलिंग फॉर नेशनल इलेक्शन राष्ट्रीय इलेक्शन के लिए जो मतदान दिया जाता है इज कंडक्टेड ऑन डिफरेंट डेट्स ड्यू टू ह्यूज ऑपरेशंस। यानी कि बहुत सारे ऑपरेशन होती है जिस आधार पर डिफरेंट डेट तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु एंश्योर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस। कौन ये सुनिश्चित करता है कि पोलिंग स्टेशन में स्मूथली कंडक्ट हो पाए, बहुत
सुचारू रूप से हो पाए, कोई भी दिक्कत यानी कि विवाद ना हो। कौन ये सुनिश्चित करते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल। इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल ये सुनिश्चित करता है कि इलेक्शन जो हो रही है ये अच्छी तरीके से सुचारू रूप से हो पाए, यानी कि द ऑफिशियल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन अरेंजेस पोलिंग स्टेशन। वो क्या करते हैं? पोलिंग स्टेशन का अरेंज करते हैं ताकि ये सुनिश्चित कर पाए कि इलेक्शन स्मूथली कंडक्ट हो पाए। ठीक है ना? नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज ऑफिशियल कैंपेन लास्ट एट मिनिमम, यानी कि कितने दिन के लिए जो ऑफिशियल कैंपेन का टाइम मिलती है, कितने दिन के लिए उन्हें मिलता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैच कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 वीक्स, यानी कि 14 दिन या फिर 2 सप्ताह के लिए उन्हें ऑफिशियल कैंपेन करने के लिए अनुमति मिलती है, यानी कि नॉमिनेस, यानी कि द ऑफिशियल कैंपेन लास्ट एट लीस्ट 2 वीक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉमिनेशन लिस्ट। यानी कि नामांकन सूची जब जारी होती है, उस जारी होने से होने का होने के बाद, यानी 14 दिन तक वो ऑफिशियल कैंपेन कर सकते हैं सारे पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, द oath and affirmation or affirmation by a candidate is related to which constitutional provisions, यानी कौन सा संवैधानिक प्रावधान रखा गया है जो कि कैंडिडेट का अफर्मेशन और ओथ करने से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि थर्ड शेड्यूल में इसे रखा गया है। एज पर द थर्ड शेड्यूल कैंडिडेट मोस्ट मेक एन ओथ और अफर्मेशंस बिफोर कॉन्टेस्टिंग। चुनाव लड़ने से पहले उन्हें अफर्मेशन और ओथ यानी शपथ पाठ करना पड़ता है, जो हमारा संविधान का थर्ड शेड्यूल में रखा गया है इस तरह करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन रिजल्ट्स आर ऑफिशियली डिक्लेयर व्हाई, यानी कि इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है, यानी कि सॉरी इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है ये ऑफिशियल कौन डिक्लेयर करता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर, यानी कि चुनाव का रिजल्ट को घोषणा करते हैं, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर्स इलेक्शन रिजल्ट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। जितने सारे भी निर्वाचन क्षेत्र हो, सारे निर्वाचन के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर रखा गया है वो डिक्लेयर करते हैं इलेक्शन का रिजल्ट को। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, कैंपेन पीरियड ऑफिशियल एंड्स हाउ मेनी डे बिफोर पोलिंग, यानी जो कैंपेन पीरियड पोलिंग से कितने दिन पहले एंड हो जाती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 डेज, 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन क्या एंड कर देते हैं, जो ऑफिशियल कैंपेनिंग चलता है उसे एंड कर देते हैं, यानी कि द 48 आवर्स साइलेंस पीरियड, ये जो पीरियड रहती है ये समय, इसे साइलेंस पीरियड कहता है, यानी इक्वल्स टू 2 डेज बिफोर पोलिंग, है ना? पोलिंग डेट जब जब जिस दिन मतदान दिया जाता है उससे 2 दिन पहले इससे ये जो कैंपेनिंग चलता है उसे रद्द किया जाता है, रोका जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, वोटिंग मेथड्स इन इंडिया प्रोटेक्ट्स, इंडिया में जो वोटिंग मेथड है ये किस तरह सुरक्षा दे रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गेस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि वोटर्स प्राइवेसी, यानी कि वोटर को प्राइवेसी प्रदान कर रही है। जैसे कि सीक्रेट बैलेट जो हो रही है एंश्योर्स दैट वोटर्स चॉइस रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल, वोटर जिसे भी चॉइस करते हैं, जिसे भी चुनते हैं वोट अपने उम्मीदवार के तौर पर, तो वो सीक्रेट रह पाए, यानी कि उसमें गोपनीयता रह पाए, ये सुनिश्चित कर रही है ये जो वोटर सिस्टम इंडिया का। नेक्स्ट,
which institution usually provides building for polling stations, यानी कि पोलिंग स्टेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो बिल्डिंग प्रोवाइड करता है? क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स यानी एंड कम्युनिटी हॉल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स साथ ही साथ कम्युनिटी हॉल इसके लिए बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी स्कूल्स एंड कम्युनिटी हॉल्स आर प्रिफर्ड फॉर पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन के लिए स्कूल जो प्रिफर होता है एंड कम्युनिटी हॉल जो प्रिफर होता है वो इसके दौरान इस इंस्टीट्यूट से इसके लिए प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स पर पोलिंग स्टेशन इज फिक्स्ड, यानी कि एक पोलिंग स्टेशन के लिए कितने नंबर का मैक्सिमम कितने नंबर का वोटर को रखा गया है, उससे ज़्यादा वो हैंडल नहीं कर सकता है वो पोलिंग स्टेशन। क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1500 से अधिक ज़्यादा वोटर नहीं रह पाएगा, यानी कि मैक्सिमम नंबर जो वोटर है वो 1500 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, कैंपेनिंग ऑफिशियली स्टार्ट्स आफ्टर, यानी कि जो कैंपेनिंग ऑफिशियली कैंपेनिंग जारी रहती है, शुरू होती है कब से? ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्रॉइंग ऑफ लिस्ट नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स, यानी कि जब नामांकन सूची जारी होती है और तय किया जाता है नामांकन सूची, उस दिन के बाद कैंपेनिंग शुरू हो जाती है, यानी कि ऑफिशियल कैंपेन बिगिंस आफ्टर द फाइनलाइज नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट पूरा फाइनल कैंडिडेट है, अगर ये तय किया जाता है, ये तय किया जाने के बाद ऑफिशियल कैंपेनिंग बिगिन होती है, जारी शुरू होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, फॉर हाउ मेनी डेज आर कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स गिवन टू विड्रॉ आफ्टर नॉमिनेशन स्क्रूटिनी, यानी कि नामांकन पत्र जांच होने के बाद कितने दिन उस कैंडिडेट को दिया जाता है, अगर वो चाहते हैं अपने नाम को विड्रॉ करने के लिए कितने दिन के भीतर वो अपने नाम को विड्रॉ कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 डेज, यानी कि 2 दिन के भीतर उन्हें अपने नाम को विड्रॉ करने का जो परमिशन मिलती है, यानी कैंडिडेट्स में विड्रॉ विद इन 2 डेज आफ्टर स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन, यानी कि नामांकन पत्र जांच करने के 2 दिन के बाद वो 2 दिन के भीतर वो अपने नाम को विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, कैंपेन साइलेंस पीरियड हेल्प्स इन, कैंपेन के जो साइलेंस पीरियड होता है ये किस तरह हेल्प कर रही है? देखिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोटर्स डिसीजन मेकिंग विदाउट इन्फ्लुएंस। ये क्या कर रही है, वोटर का जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है उसके ऊपर कोई भी दबदबा नहीं पका रही है, बिना प्रभाव से वो वोटर मानसिक रूप से ठीक होकर वो क्या कर सकते हैं, अपने जो उम्मीदवार है जिस उम्मीदवार उन्हें ठीक लगता है उसको वो चुन सकते हैं, ठीक है ना। द 48 hour silence period ensures voters take decision freely, यानी कि 48 आवर साइलेंस पीरियड जो होता है ये सुनिश्चित करता है कि वोटर डिसीजन जो है फ्रीली हो पाए, ठीक है ना, वो अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले पाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, व्हाट एंश्योर दैट पोलिंग इज accessible टू ऑल इलेक्टर्स, इनमें से क्या सुनिश्चित करे कि जो मतदान केंद्र है ये वह मतदाता को वोट देने के लिए जो प्रावधान है वो सबको सारे इलेक्टर को एक्सेसिबल हो पाए। कौन सा लाइन ये ठीक दर्शा रही है? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिस्टेंस विद इन 2 किलोमीटर्स
एंड वोटर लिमिट पर स्टेशन, यानी कि कैसे हो रहे हैं। accessible ensures by the polling within 2 किलोमीटर एंड 1500 वोटर पर स्टेशन। देखिए सारे जो पोलिंग स्टेशन है, हर स्टेशन के लिए 1500 वोटर को रखा गया है ताकि वो बहुत सुचारू रूप से उसे हैंडल कर पाए उस सारे वोटर को। एक एक पोलिंग स्टेशन, ठीक है ना। साथ ही साथ जितने सारे भी वोटर्स है उनके घर से 2 किलोमीटर के भीतर पोलिंग स्टेशन होता है ताकि वो सारे वोटर वापस जा पाए और वोट दे पाए। ये हो सकती है और इसे इलेक्शन कमिश्नर सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए हाउ इज सीक्रेसी मेंटेन्ड इन इंडियन इलेक्शन। इंडियन इलेक्शन में सीक्रेसी कैसे मेंटेन किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थ्रो सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट के दौरान सीक्रेसी मेंटेन किया जाता है, यानी कि द सीक्रेट बैलेट सिस्टम जो ये भारत में रखा गया है ये गारंटी दे रहे कि कॉन्फिडेंशियली ऑफ द वोट जो है ये इसमें गोपनीयता रह पाए, ये सुनिश्चित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा, देखिए व्हिच बॉडी सुपरवाइजेस एंटायर इलेक्टोरल मशीनरी इन इंडिया। इंडिया का जो एंटायर सारे इलेक्टोरल मशीनरी होता है सबको सुपरवाइज करे कौन सा निकाय है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। कौन सा निकाय निगरानी करती है सारे इलेक्टोरल मशीनरी को। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सुपरवाइज कर रही है और कंट्रोल कर रही है सारे इलेक्शन को भारत भर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए हु डिसाइड्स द डेट फॉर काउंटिंग वोट्स, यानी कि कौन से दिन वोट का काउंटिंग होगा। इस तरह का डेट डिसाइड कौन करता है, ये निर्णय कौन लेते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्शन कमीशन। ये डेट कौन तय करते हैं, इलेक्शन कमीशन ये डेट तय करते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन फिक्सेस द काउंटिंग डेट सेपरेटली फॉर स्मूथ ऑपरेशंस। यानी कि इलेक्शन कमीशन क्या करती है, काउंटिंग डेट सेपरेटली इनके अलग अलग रूप से अलग अलग दिन तय करते हैं ताकि ये ऑपरेशन सुचारू रूप से चल पाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर पोलिंग स्टेशन आवर, यानी कि पोलिंग स्टेशन कितने समय तक रहेगा खुला रहेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोलिंग स्टेशन रिमेन ओपन फॉर एटलीस्ट 8 आवर। 8 घंटे के लिए उन्हें मिनिमम तो खोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए कैंडिडेट मस्ट टेक ओथ और अफर्मेशन बिफोर, यानी कि किसके सामने कैंडिडेट जो होता है उम्मीदवार होते हैं वो शपथ पाठ करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैच कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑफिसर्स ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जो ऑफिसर को ऑथराइज किया गया है उस ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा उम्मीदवार कौन करते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए कैंपेन ऑफिशियल एंड्स कब कब हमारा जो ऑफिशियल कैंपेन चलती है वो समाप्त हो जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 48 आवर्स बिफोर पोलिंग क्लोजेस, यानी कि मतदान बंद होने से 14 घंटा यानी कि 48 घंटा पहले ऑफिशियली जो कैंपेनिंग चलती है वो बंद हो जाती है, यानी कि कैंपेनिंग स्टॉप्स 48 आवर्स बिफोर द पोलिंग एज पर रूल। रूल के हिसाब से 48 घंटा से पहले उन्हें वो जो कैंपेनिंग होती है उसे बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना।
आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको मिलने के लिए, अगर आप चाहते हो इसका पीडीएफ पाने के लिए, तब आप इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। तो इसके दौरान आप इस ग्रुप में आप इस वीडियो को पा सकते हैं। और अगर आप इस तरह बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, जितने सारे भी सब टॉपिक है, उन सारे टॉपिक के ऊपर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हैं। पूरा ग्राउंड लेवल से लेकर पीक लेवल तक एमसीक्यू प्रैक्टिस किया गया है, ताकि आप सारे एमसीक्यू चुन चुन के उसका उत्तर दे पाए। ठीक है ना? तो इसको ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो कुछ भी पेमेंट कर सकते हो। So guys, thank you for watching.